स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कवर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट को डिलीवर करते हुए 96 का जो केस है उसको यहाँ पे कोट किया गया था कि 96 के केस के अंदर में जो फॉरेस्ट कवर का जो डेफिनेशन है उसको डिसाइड किया गया, उसी को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाएगा, ना कि उसको अमेंड करते हुए। फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है उसको अमेंड है वो नहीं किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आपको जो 96 का जो केस है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो इन्वायरमेंट का जो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है जो 96 का केस है, जिसको कि हम टी.एन. गोदावर्मन केस के रूप से भी जानते हैं। अगर आपने इस टी.एन. गोदावर्मन केस के बारे में नहीं पता है तो इसको ज़रूर से रीड करना। आप देखिए कि टी.एन. गोदावर्मन नाम के जो पर्सन है जिनको कि ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के रूप से भी जाना जाता है, और इंडिया का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसको भी ये डिफाइन करता है ये केस, क्योंकि उसके अंदर में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फॉरेस्ट कवर का जो डेफिनेशन है, फॉरेस्ट कवर के रिगार्डिंग में एक डिक्शनरी है उसको इशू किया गया। अभी रिसेंटली इस केस को क्यों कोर्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक 1980 के समय का एक केस आपको देखने एक एक्ट है जो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर में यहाँ पे फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन का पॉलिसी है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे हमको जो 33% फॉरेस्ट कवर का एरिया है उसको अचीव करना है आने वाले समय में। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है वो कितना है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। आप देखिए कि एवरी 2 ईयर के बेसिस पे हमारा जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि देहरादून के अंदर सिचुएटेड है, आप देखिए कि हमारे जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनका भी वहीं पे जो ट्रेनिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो उनके द्वारा एवरी 2 ईयर के बेसिस पे जो फॉरेस्ट कवर के एरिया के रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया जाता है, जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो 1980 के समय में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको 2023 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा अमेंड किया गया, और आप देखिए कि उस अमेंडमेंट के थ्रू में यहाँ पे एक सेक्शन 1A है उसको इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 1A को ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया गया है स्टूडेंट्स, किसके द्वारा, जो डाइल्यूटेड फॉरेस्ट का एरिया है उसको बताया गया है लैंड रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट है उनके कंप्लीटली जो डिफरेंशिएशन है उसके रिगार्डिंग में जो पेटिशन है उसको यहाँ पे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया इस जजमेंट का डिलीवरी के दौरान में कि जो 96 का जो केस है हमारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी के रिगार्डिंग में एक लैंडमार्क केस है टी.एन. गोदावर्मन, उसके अंदर जो डिफाइन किया गया था फॉरेस्ट कवर के एरिया के बारे में उसी को यूज किया जाएगा आपके द्वारा। यहाँ पे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो एक्टिविटीज़ है या फॉरेस्ट कवर का एरिया है उसको जो डाइल्यूट है वो नहीं किया जा सकता है फॉरेस्ट एरिया के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये कम्प्लीटली न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से, इसको ज़रूर से रीड करना। और जो फॉरेस्ट कवर का एरिया है हमारे यहाँ पे टोटल उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि गवर्नमेंट और फार्मर्स का जो नेगोशिएशन है कंटिन्यूस चल रहा है। कुछ पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पे फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको भी कैरी आउट किया गया। तो आप देखिए कि फार्मर्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है, तो उनके नेगोशिएशन के पर्सपेक्टिव से कि नेगोशिएशन फेज के अंदर में है फार्मर्स और गवर्नमेंट का जो यहाँ पे बातचीत है। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था फार्मर्स के रिगार्डिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि फार्मर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के रिगार्डिंग में है, उसके जो चीफ है उनके द्वारा वेस्ट बंगाल के अंदर में जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज करने के बारे में कहा गया है। तो आपको प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग में कुछ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 356 है, 365 है, ये आर्टिकल्स हमारे यहाँ पे स्टेट के अंदर जो इमरजेंसी का जो सिचुएशन है उसके बारे में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप देखिए कि एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया था कि चंडीगढ़ के जो मेयर इलेक्शन है वहाँ पे बेसिकली फ्री एंड फेयर वे में उन इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवाया गया। उन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट नहीं करवाया गया। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट में भी जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे। तो आप देखिए कि डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो कंडक्ट होना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेज किए गए हैं चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से ही। तो स्टूडेंट्स ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रिगार्डिंग में है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
नेक्स्ट आप देखिए कि जो बैलेट पेपर्स हैं वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा कुछ वहाँ पे मिसकंडक्ट है उसको कैरी आउट किया गया था, उसके बारे में भी बताया गया है इस केस के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आवर एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में इतना इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि हम एनसीपी के रूप से जानते हैं। तो एनसीपी के पॉलिटिकल पार्टी के अंदर टू फैक्शंस है वो वहाँ पे क्रिएट हुए थे, टू फैक्शंस क्रिएट हुए थे। ये ओरिजिनल पर्सन है जिनके द्वारा फॉर्मर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं, शरद पवार हैं। तो आप देखिए कि इनका ओरिजिनल वो पार्टी है, इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। बट आप पॉलिटिक्स के अंदर में प्रेजेंट समय में नंबर्स का एक गेम आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके पास में मोर नंबर्स हैं उन्हीं का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक फैक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ, उनके पास में जो मोर नंबर्स थे, मोर जो एमएलएज हैं, मोर एमपीज हैं, उनके उनके ही सपोर्ट के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन सिंबल्स का जो अलोकेशन रूल है उसके रिगार्डिंग में उस जो न्यू फैक्शन क्रिएट हुआ उसको ही ओरिजिनल जो नेम है एनसीपी का जो नेम है वो दे दिया गया, उन्हीं को वो सिंबल है वो दिया गया था। इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इलेक्शन कमीशन का जो जजमेंट है उसको यहाँ पे उसके अगेंस्ट में जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया था। और आप देखिए कि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि इनके द्वारा जो न्यू नेम है उनको यूज किया जा सकता है। तो दिस इज द ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्शन डिस्प्यूट, पॉलिटिकल पार्टीज का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंटर और स्टेट का जो रिलेशंस है उनके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि केरल गवर्नमेंट के ऊपर में नेट बोरोइंग का जो सीलिंग है उसको इम्पोज किया गया था, नेट बोरोइंग का जो सीलिंग है उसको इम्पोज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। केरल गवर्नमेंट के द्वारा उस पेटिशन को फाइल किया गया अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो आपको आर्टिकल 131 के अंडर में देखने के लिए मिलता है कि जब भी कोई सेंटर और स्टेट का अगर कोई डिस्प्यूट देखने के लिए मिलेगा या कोई भी दो स्टेट्स का जो डिस्प्यूट है वो देखने के लिए मिलेगा तो उस समय में वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 131 के अंडर में। स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में आप अपना जो सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है उसको जाके रीड करना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग में। क्या यहाँ पे दो स्टेट्स के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है उसके कहीं वाटर डिस्प्यूट आपको देखने के लिए मिलता है मैक्सिमम, जैसे कावेरी रिवर का वाटर डिस्प्यूट है, वहाँ पे जो कर्नाटका एंड जो तमिलनाडु है उनका डिस्प्यूट आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि क्या यहाँ पे वोटर डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू जो पेटिशन है उसको फाइल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में आपको यहाँ पे जरूर से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में है। आप देखिए कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको ईडी के द्वारा सम्मन किया गया है 6 टाइम्स और उनके द्वारा कंटिन्यूस जो सम्मन है उसको यहाँ पे स्किप किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप देखिए कि ईडी को पहले एनफोर्समेंट यूनिट के रूप से जाना करते थे, एज ए एनफोर्समेंट यूनिट के रूप से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1957 के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है और आप देखिए कि ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में इस्टेब्लिश है। स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेटहुड डे है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनको एज ए गेस्ट के रूप से वहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो आपको यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो समय है हमारे यहाँ पे स्टेट्स को 4 कैटेगरी के अंदर में डिवाइड किया गया था। 4 कैटेगरी के अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया गया A, B, C एंड D के रूप से। फिर हमारे यहाँ पे काफ़ी सारा जो स्टेट्स हैं जिसमें स्पेशली जो आंध्रा का जो रीजन है उसके अंदर में एक न्यू स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया। उसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा जो एस के धर कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। एस के धर कमेटी है 1948 के समय उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था स्टूडेंट्स। तो एस के धर कमेटी के द्वारा कहा गया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं एग्जिस्टेंस में आ सकता। हमारे कंट्री में एवरी 10-20 किलोमीटर के अंदर जो डायलैक्ट है वो चेंज होता है, फिर डायलैक्ट के बेसिस पे चेंज आने लगेगा। ऐसे आपको वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो क्राइटेरिया है उनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर स्टूडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेशन हुआ करता था उस समय में, एकमात्र वही पार्टी हुआ करती थी जिसमें मैक्सिमम जो पॉलिटिशियन है मैक्सिमम नंबर्स उन्हीं के साथ हुआ करते थे। आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कमेटी बना जिसको कि हम जेवीपी कमेटी के रूप से जानते हैं। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल हैं जो होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और आप देखिए कि पट्टाभी सीतारमैया हैं वो बेसिकली 3 पर्सन से उनका कमेटी बना, उनके द्वारा भी वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो क्राइटेरिया है उसको रिजेक्ट कर दिया गया।
इतने में स्टूडेंट्स वहाँ पे जो पोटी श्रीमालू नाम के जो पर्सन है जो आंध्रा स्टेट के अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका वहाँ पे डेथ होता है। और डेथ होने के बाद में आप देखिए कि जो आंध्रा स्टेट है उसको क्रिएट किया गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक नई कमेटी देखने के लिए मिलती है जिसको कि हम फजल अली कमेटी के रूप से जानते हैं। फजल अली कमेटी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आती है और फजल अली कमेटी के द्वारा यहाँ पे वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो क्राइटेरिया है उसको रिजेक्ट किया गया। बट आप देखिए कि कुछ क्राइटेरियाज बताए गए, जैसे कि हिली एरिया के बिहाइंड में कोई एरिया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे आप यहाँ पे जो स्टेट है उसका क्रिएशन कर सकते हो। तो गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी जजमेंट को अलग अलग कमेटीज की रिकमेंडेशन के बाद में जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है स्टूडेंट्स? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन को हमें कैरी आउट करना है। इसी के रिगार्डिंग में जो 14 स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी हैं वो बना दी गई थी उस समय में। आप देखिए कि जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं उनका जर्नी फिर आपको वहाँ से देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में हम यहाँ पे लिटिल बिट उसका जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट करते हैं। तो आप देखिए कि 14 स्टेट्स हैं, 6 यूनियन टेरिटरी हैं। प्रेजेंट समय में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। उसके रिगार्डिंग में आपको एक हिंट है स्टूडेंट्स। एक तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था 2019 से पहले, उसको भी बाइफरकेट कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2 एरियाज के अंदर में। तो आप देखिए कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यूटी के रूप से उसको बाइफरकेट किया गया है। और नेक्स्ट आप देखिए कि जो दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, ये डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। 2019 के समय दोनों यूनियन टेरिटरी को एक के रूप से ही मर्ज कर दिया गया है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी मर्ज भी हुआ है और यहाँ पे एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी के रूप से बेसिकली बाइफरकेट भी किया गया है। तो प्रेजेंट समय में जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताना हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी है, उसका जो जर्नी है वो प्रेजेंट समय में किस तरीके से है। आप देखिए कि 1960 के समय में एक बॉम्बे स्टेट है। बॉम्बे स्टेट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे प्रोटेस्ट कैरी आउट किया गया जीएम जोशी का लीडरशिप के अंदर में। और उसके अंदर गुजराती स्पीकिंग पीपल्स के लिए जो गुजरात है वो बना दिया गया। बॉम्बे स्टेट का जो नाम है वो चेंज करते हुए इसको महाराष्ट्र का जो नाम है वो दे दिया गया। तो आप देखें कि नया स्टेट एकमात्र बना है, उसका गुजरात नाम है। गुजरात जो गुजराती स्पीकिंग पीपल्स के रिगार्डिंग में है। फिर आपको 1961 का जो समय है, 61-62 का जो समय है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे गोवा है, दमन एंड दीव है, दादर एंड नागर हवेली का जो एरिया है, ये बेसिकली उस समय में इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। लोकल जो पीपल्स हैं उनके द्वारा ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट किया जाता था। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो 10th 12th और 14th जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 14 के थ्रू पुडुचेरी को ऐड किया गया था। पुडुचेरी जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर में है, यहाँ पे आपको माहे है, यनम है, कराईकल है और पुडुचेरी का जो एरिया देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एक पार्ट तो केरल के साइड में सिचुएटेड है, एक पार्ट केरल के साइड में सिचुएटेड एक आंध्रा के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। और पुडुचेरी और कराईकल का जो एरिया है वो आपको तमिलनाडु के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो गोवा, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली और जो हमारे यहाँ पे पुडुचेरी है, इसको 10th 12th एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में इंडिया के अंदर में एज ए यूनियन टेरिटरी के बेसिस पे ऐड किया गया। स्टूडेंट्स 1963 के समय में आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एक नागालैंड का जो कंप्लीटली जो न्यू स्टेटहुड है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो नागालैंड है उसको उस समय में क्या बना दिया गया, उसको स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। डॉक्टर फीजो नाम के एक पर्सन हुआ करते थे। डॉक्टर फीजो का लीडरशिप के अंदर में ग्रेटर नागालिंगम नाम का जो मूवमेंट है उनके द्वारा चलाया गया था कि नागालैंड को अलग से स्टेटहुड का जो टाइटल है वो दिया जाए। उसके बाद में आपको 1966 के अंदर में जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स है उनका एक मूवमेंट देखने के लिए मिलता है मास्टर तारा सिंह का लीडरशिप के अंदर में। तो आप देखिए कि हिंदी स्पीकिंग जो पीपल्स हैं, हिंदी स्पीकिंग पीपल्स के लिए जो सदर्न पंजाब हुआ करता था उनके रिगार्डिंग में जो हरियाणा है उसको क्रिएट कर दिया गया। यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है उसको एज ए यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जिसको कि 1971 के समय में एज ए स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो दे दिया गया। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स हैं जिनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, उनको बाद में जो स्टेटहुड है वो दे दिया गया 1971 के समय में। स्टूडेंट्स 1973 के समय आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो कम्प्लीटली चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम जब भी रीड करते हैं तो इस तरीके से आपको एक रफली मैप देखने के लिए मिलता है।
तो फार ईस्ट के अंदर में सबसे टॉप के ऊपर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है सबसे टॉप के ऊपर में। आंध्र प्रदेश मत याद करना, ये अरुणाचल प्रदेश है ईपी के रूप से। और फार ईस्ट के अंदर में सबसे डाउन साइड में कौन आपको देखने के लिए मिलता है? मिजोरम आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इन दोनों एरियाज को तो यूटी बनाया गया, इन दोनों एरियाज को यूटी बनाया गया, और काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आए हैं, जिनको कि हम यहाँ पे मेघालय के रूप से जानते हैं, मणिपुर के रूप से जानते हैं। तो आप देखिए कि ये बाकी एरियाज जो आपको स्टेट हुड के रूप से देखने के लिए मिलते हैं। अर्लियर स्टेट के अंदर में जो आसाम है वो एक स्टेट हुआ करता था। बाद में आप देखिए कि जो सिक्किम का जो एरिया है, सिक्किम वहाँ पे लोकल जो डायनेस्टी है उसके द्वारा रूल किया जाता था। बाद में इसको इंडिया के अंदर में एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से ऐड किया गया 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में इसको जब ऐड किया गया, वहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी का जो रूल है उसको ओवरथ्रो करते हुए वहाँ के लोकल पीपल्स के द्वारा एक रेवोल्यूशन को कैरी आउट किया गया था। तो आप देखिए कि 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में जो 10th शेड्यूल है, जो प्रेजेंट समय में एंटी डिफेक्शन का लॉ है, बट अर्लियर समय में एक 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, उसको बाद में रिजेक्ट किया जाता है। तो 10th शेड्यूल के अलावा आप देखिए कि आर्टिकल 2A के थ्रू में इसको सिक्किम को यहाँ पे ऐड किया गया है, सिक्किम को ऐड किया गया। बाद में सिक्किम के लोगों का डिमांड था कि हमको कंप्लीट स्टेटहुड देना है आप लोगों को, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में 10th शेड्यूल और आर्टिकल 2A को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। सिक्किम को एज ए फुल फ्लैज स्टेट का जो स्टेटस है वो दे दिया गया। और आप देखिए कि एक आर्टिकल है जो यहाँ पे सिक्किम के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371F है जो सिक्किम के रिगार्डिंग में एक प्रोविजन है कि सिक्किम के अंदर जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो वहाँ पे जो लोकल पर्सन है उसी के द्वारा लोकसभा का इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिक्किम के बारे में है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फार ईस्ट के अंदर में दो यूनियन टेरिटरी जिनको बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश है। तो स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यहाँ पे 1987 के समय में गोवा को भी स्टेटहुड बना दिया गया। गोवा के साथ में आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें उसके बाद में आपको 2000 के समय में झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड है वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को सेपरेट किया गया है, जिसमें तेलंगाना एक नया स्टेट बनाया गया। तो ये कंप्लीटली जर्नी है जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। होमवर्क क्या है? प्रेजेंट समय में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का जो टोटल नंबर्स कितना है वो आपको बताना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो इंजीनियर ग्रेजुएट्स हैं उनके बारे में डिफाइन किया गया है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हमारा जो रैपिड इवॉल्विंग जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर सर्विस सेक्टर है एक इमर्ज हुआ है, सर्विस सेक्टर एक इमर्ज हुआ है एक इम्पोर्टेंट सेक्टर के रूप से। मोर पीपल्स यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। जो हमारा जो ग्रोस वैल्यू इनकम है, जो ग्रोस वैल्यू है उसके अंदर भी इसका जो आपको जो कंपोजिशन है वो हायर देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि ग्रोस वैल्यू एडेड के अंदर में जो सर्विस सेक्टर है उसके द्वारा 50% यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के सेक्टर के बारे में, तो इंडस्ट्री का आपको जो कंट्रीब्यूशन है वो 28% देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मोर यहाँ पे ग्रोस वैल्यू एडेड के अंदर में कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कैटेगरी के अंदर भी मोर लोगों का एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाता है। तो 31% जो एम्प्लॉयमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन आपको सर्विस सेक्टर का देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडस्ट्री का, तो आप देखिए कि 25% के आसपास जो लोग हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रांट किया जाता है इंडस्ट्री सेक्टर के द्वारा। तो सर्विस सेक्टर के अंदर में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनका जो नंबर्स है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन आपको सर्विस सेक्टर के अंदर में देखने के लिए मिलता है। बट कुछ यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्टर के रिगार्डिंग में कुछ डाटाज हैं उसके बारे में भी बताया गया कि ओनली 57% के आसपास जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो टोटल इंजीनियर्स का जो 57% है वो ओनली 57% इंजीनियर्स ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे रिसीव कर पाते हैं, उसको उनके द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि बाकी जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा बेसिकली इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं कि क्वालिटी वे में उनके द्वारा इंजीनियरिंग है उसको कैरी आउट नहीं किया गया। उनके रिगार्डिंग में जो प्लेसमेंट्स हैं उनके नहीं हो पाए उस एरिया के अंदर में, और उनका जो कंप्लीट जो गैप है वो देखने के लिए मिला है। एज ग्रेजुएट ईयर और प्रेजेंट समय में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका भी गैप है। इसके अलावा AICT जो ऑल इंडिया काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन का, उसके द्वारा भी कहा गया है कि जो 60% जो इंजीनियरिंग का जो सीट्स हैं उन्हीं के अंदर जो एनरोलमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 40% जो सीट्स हैं वो वैकेंट है यहाँ पे प्रेजेंट समय में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग सेक्टर का बताया गया कि 80% इंजीनियर्स के द्वारा उनका जो टेक्निकल सेक्टर है उसके अंदर जॉब ना लेते हुए नॉन टेक्निकल सेक्टर का जो जॉब्स है वो रिसीव किया जाता है, और सर्विस सेक्टर के अंदर उनका जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो नॉन टेक्स जो सेक्टर है उसके अंदर में उनका जो जॉब है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यूपीएससी के अंदर ही देख सकते हो काफ़ी सारे जो इंजीनियर्स हैं उन्हीं के द्वारा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर किया जाता है। तो आप देखिए कि बेसिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का एक तो नंबर भी हायर है, नंबर भी आपको हायर देखने के लिए मिलता है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का जो टोटल नंबर है वो काफ़ी हायर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बेसिकली सर्विस सेक्टर के अंदर में या नॉन टेक्निकल सेक्टर्स के अंदर में इनका जो नंबर्स इंक्रीज हुआ है उसके बिहाइंड का रीजन क्या है कि हो सकता है कि हमारे यहाँ पे जो टेक्निकल एजुकेशन है वो प्रॉपर ना हो। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट को बेसिकली गेन करना काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट हो, या हो सकता है कि उतना जो मनी है वो जनरेट ना होता हो उन एरियाज़ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक सजेशन बताया गया है कि सर्विस इंजीनियरिंग नाम का एक जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करना चाहिए, कि सर्विस सेक्टर के अंदर में जो इंजीनियर्स के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं तो आने वाले समय में इंडिया यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर के अंदर डोमिनेट करे उसके रिगार्डिंग में सर्विस इंजीनियरिंग का एक जो सिलेबस है उसको स्टार्ट किया जाए, जिससे कि इंजीनियर्स का जो नंबर्स है उसको यहाँ पे मोर वे में अच्छे से ऐड किया जा सके, उनका सर्विस सेक्टर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो बेसिकली एक्सपोर्ट है उसके बारे में बताया गया है कि इंडिया का जो रैपिड एक्सपोर्ट है वो इमर्ज हुआ है, जिसके अंदर में आप देखिए कि जो सर्विस सेक्टर है वो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप से यहाँ पे इमर्ज हुआ है। और सेकंड यहाँ पे बताया गया है कि सेकंड कंसेक्टिव ईयर के अंदर में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इसके अंदर में इंक्रीज हुआ है। कुछ यहाँ पे कंसर्न्स भी हैं, जैसे रेड सी के एरिया के अंदर में सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब है, फिर भी इंडिया ने अपना जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया लास्ट 2 मंथ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ग्रीस के जो पीएम हैं इंडिया के लिए विजिट के लिए आने वाले हैं, तो ग्रीस और इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ग्रीस के पीएम इंडिया की विजिट के लिए आने वाले हैं। इंडियन जो पीएम है वो भी 2023 के समय में जो अगस्त का जो मंथ है उस समय में ग्रीस का जो विजिट है उसके लिए गए थे। बोथ कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बोथ कंट्रीज का एक एस्पिरेशन है, और आप देखिए कि जोग्राफिकल लोकेशन भी बोथ कंट्रीज का एक इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर में है। जैसे इंडिया का जो आपको इंडियन ओशन रीजन का जो सेंटर पार्ट है उसके अंदर में जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि इंडियन ओशन में सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो जॉब है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया का। और सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करना इंडिया के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है स्मॉल आइलैंड कंट्रीज के रिगार्डिंग में, जो यहाँ पे सिक्योर की जा सके। ग्रीस की अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो आपको ईस्टर्न जो बेसिकली आपको मेडिटेरियन सी का जो एरिया है वहाँ पे इसका जो लोकेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो बोथ कंट्रीज का स्ट्रेटजिक लोकेशन है। ट्रांस जो मेडिटेरियन जो यहाँ पे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लाइन ऑफ ट्रेड है, उसको सिक्योर करने के अंदर में ग्रीस का भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, वहाँ पे मेडिटेरियन ओशियन के अंदर में जो ट्रेड पास करता है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोथ कंट्रीज़ के कोलोब्रेशन के बारे में, तो आप देखिए कि ग्रीस के अंदर में जो डिफेंस का जो एक्टिविटीज़ है वो इमर्ज हुआ है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिया ने भी अपना आत्मनिर्भर भारत स्कीम के थ्रू में अपना जो डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो इंडिपेंडेंस है उसको अचीव करने का सोचा है। अपना जो आत्मनिर्भरता है, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र किया जा सके, और डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर में हो। बोथ कंट्रीज के द्वारा जो जॉइंट एक्सरसाइज है उसको भी कैरी आउट किया जाता है। एक आइलैंड है जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, आइलैंड का नाम है स्टूडेंट्स क्रेटे। क्रेटे आइलैंड के अंदर में आप देखिए कि इंडिया की जो कंपनी है उसके द्वारा जो एयरपोर्ट है उसका वहाँ पे एयरपोर्ट को बेसिकली जो कंस्ट्रक्ट है वो किया जाएगा ग्रीस के वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फूड का जो इंडस्ट्री है ग्रीस के अंदर में उसके अंदर भी इंडिया की कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है फूड कंपनीज के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि जो की प्लेयर है ग्रीस प्रेजेंट समय में ट्रांस अटलांटिक जो शिपिंग मार्केट है उसके रिगार्डिंग में। इसके अलावा ईयू का जो गेटवे है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईयू के अंदर में ये सिचुएटेड है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमने G20 के समय में लॉन्च किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उसका भी एक इम्पोर्टेंट की प्लेयर के रूप से ग्रीस हो सकता है इस प्रोजेक्ट के सर्वाइवल की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कावेरी के बारे में है, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कॉलोनियल एरा के समय का जो एग्रीमेंट है, जो कि मद्रास का जो प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड
मैसूर के द्वारा साइन किया गया था 1924 के समय में, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे जो एम विश्वेश्वरैया नाम के जो पर्सन है जिनकी मेमोरी के अंदर हम इंजीनियर्स डे है उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। आप देखिए कि इनके द्वारा कृष्णा राजा सागर जो डैम है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो कि इरिगेशन के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट डैम है हमारे सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि कावेरी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है 1924 के उस एक्ट के रिगार्डिंग में। वो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मद्रास और जो वो मैसूर का जो प्रेसिडेंसी है उनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था कावेरी वाटर का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टूडेंट्स? ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स है कर्नाटका का जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहाँ से। वहाँ पे एक जगह है ताल कावेरी, वहाँ पे एक जगह है, क्या नाम है स्टूडेंट्स? ताल कावेरी। ताल कावेरी नाम की जो जगह है वहाँ से ओरिजिनेट होती है रिवर। क्या केरल से भी ये रिवर फ्लो करती है स्टूडेंट्स? केरला से ये जो रिवर है, केरला से ये रिवर है वो फ्लो नहीं करती है, बट आपको जो ट्राइब्यूटरीज हैं, इसका जो ट्राइब्यूटरीज हैं जो सहायक नदी हैं वो वहाँ से क्रॉस करती हैं। इस वजह से केरल का जो नेम है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कावेरी का जो कंप्लीट यहाँ पे कोर्स है उसके अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु है और पुडुचेरी का जो यूनियन टेरिटरी है उसका भी कुछ एरिया है जहाँ से ये फ्लो करती है कावेरी रिवर। अपने वाटर डिस्प्यूट की वजह से काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में आपको देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर में स्पेशली जो तमिलनाडु एंड कर्नाटका का जो डिस्प्यूट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे कावेरी का जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि यहाँ पे हेमावती क्या इसका ट्रिब्यूटरी है या नहीं है उसके बारे में। तो आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं उनके बारे में ज़रूर से रीड कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द फिनटेक कंपनीज के बारे में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट है जिसके अंदर पाया गया है कि हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिनको कैरी आउट किया जाता है इसमें ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे लोकल जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनका अभी प्रेजेंट समय में मार्केट नहीं है हमारे एरियाज़ के अंदर में। तो ग्लोबल जो यहाँ पे फिनटेक का जो कंपनीज है उन प्लेयर्स को रिमूव करते हुए लोकल जो प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे एडजस्ट किया जा सके इस मार्केट के अंदर में, तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। बट आप देखिए कि इंडिया का एक सक्सेसफुल स्टोरी है, जिस तरीके से आप देखिए कि ऑटो का जो फोटो दिखाया गया है उसके अंदर भी है कि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। स्टूडेंट्स इसके बारे में आप काफ़ी बार यूट्यूब के ऊपर में भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी सारे जो बाहर के इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा बताया गया कि इंडिया के द्वारा किस तरीके से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जो डिजिटल मनी है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर में, और कैसे जो यूपीआई है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है उनको यूज किया गया है। काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा इंडिया का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रेज किया गया है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के बारे में है केरल के पर्सपेक्टिव से, काफ़ी बार हमने इसको रीड किया है लास्ट 2-3 डेज के अंदर में। तो आप देखिए कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के अंदर में क्यों हुआ है ये कन्फ्लिक्ट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला है? स्पेशली जो केरल का वायनाड का एरिया है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, वहाँ पे 500 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है लास्ट 7 to 8 ईयर्स के अंदर में। लास्ट 7 to 8 ईयर्स के अंदर में जो 500 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की वजह से। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के बारे में, तो आप देखिए कि ये बेसिकली कोर एरिया है। कोर एरिया के अलावा आपको यहाँ पे बफर जोन देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि बफर एरिया के अंदर में जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का एरिया है वहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा कुछ वर्क का एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो क्या तो आपको देखिए कि वाइल्ड लाइफ के द्वारा ह्यूमंस के एरिया के अंदर में इंटरफेयर किया गया है, ह्यूमंस के द्वारा उनके एरिया के अंदर में जब जाया जाता है तो उस समय में आपको इस तरीके का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है केरल के अंदर में। लोकल हमारी काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफ़ी अच्छे एफर्ट्स हैं उनको किए गए हैं वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से। तो उनके नंबर्स इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है वो केरल के अंदर में देखने के लिए मिला, उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे आप देखिए कि इको सेंसिटिव जोन एक बफर जोन के रूप से काम कर सकता है, इको सेंसिटिव जोन, बट उसके रिगार्डिंग में भी जो प्रोटेस्ट है वो केरल के अंदर में देखने के लिए मिला था। लास्ट ईयर हमने इसको रीड किया था इको सेंसिटिव जोन के परस्पेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स इस आर्टिकल के बारे में आप रीड करना आपके लिए होमवर्क है, रीड करना द हिंदू अपने न्यूज़पेपर से काफ़ी ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। कंजर्वेशन एफर्ट्स काफ़ी अच्छे हमने किए हैं, जैसे आप देखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम रीड करते हैं तो 1973 के समय जब उसको स्टार्ट किया गया था, प्रेजेंट समय में आप देखिए कि 50 ईयर्स उसको कंप्लीट हुए हैं लास्ट ईयर, और 50 ईयर्स के अंदर में इंडिया का काफ़ी अच्छा एक सक्सेसफुल जर्नी आपको देखने के लिए मिला है प्रोजेक्ट टाइगर के परस्पेक्टिव से। 1924 के समय में जो प्लैंक कांस्टेंट है उसके रिगार्डिंग में हमारे जो सतेंद्र नाथ बोस हैं, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बेसिकली आइंस्टीन के साथ भी काम किया था, और इनका बेसिकली वर्क आपको देखने के लिए मिलता है कि बोस साइंटिस्ट जो यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, बोस साइंटिस्ट का बोस आइंस्टाइन है, बोस आइंस्टाइन का जो यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, बोस आइंस्टाइन का यहाँ पे स्टैटिक्स आपको देखने के लिए मिलता है, और जो प्लैंक कांस्टेंट है वो यहाँ पे फिजिक्स का रिगार्डिंग में है। उस प्लैंक कांस्टेंट को बेसिकली इनके द्वारा स्पेशली जो डेरिवेटिव है, एक करेक्ट डेरिवेटिव है, इनके द्वारा कैरी आउट किया गया था। सतेंद्र नाथ बोस हैं जो एक फिजिक्स के कोमेट के रूप से भी इनको जाना जाता है, कि जैसे कोमेट के द्वारा एक बार स्पार्क किया जाएगा तो एक कुछ समय के लिए इन्होंने बेसिकली जो फिजिक्स की कुछ एरियाज़ के अंदर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया गया, कि फिजिक्स का जो बेसिकली जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, उसी के रिगार्डिंग में इनका जो प्लैंक कांस्टेंट का डेरिवेटिव है। प्लैंक कांस्टेंट के डेरिवेटिव के अलावा आप देखिए कि बोस और आइंस्टाइन का जो स्टैटिक्स के जो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इन्हीं के ओनर के रिगार्डिंग में जो बोसोन पार्टिकल है उसको डेजिग्नेट किया गया है, बोसोन पार्टिकल आपको देखने के लिए मिलता है। सैटर्न के मून के बारे में बताया गया है, मिमास नाम का जो मून है उसके बारे में, कि उसका जो ओशियन के अंडर में जो क्रस्ट के अंडर में जो ओशियन है वहाँ पे जो पानी है, ओशियन है, वो हो सकता है। तो बेसिकली जो सैटर्न का जो मून है उसके बारे में बताया गया। जब भी प्लानिट सिस्टम के बारे में हम रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे इनर प्लानेट्स के बारे में और आउटर प्लानेट्स के बारे में। इनर प्लानेट्स किसके बने हुए हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आउटर प्लानेट्स किसके बने हुए हैं, क्या आउटर प्लानेट गैसेस के बने हुए हैं, इनर प्लानेट्स के अंदर मेटल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसके बारे में आपको रीड ज़रूर से करना। काफ़ी बार आपको यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिस एस्ट्रॉयड बेल्ट के द्वारा इनर प्लानेट एंड आउटर प्लानेट का जो सेग्रीगेशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, यूके के अंदर एक प्लान है कि जो वहाँ पे एमिग्रेंट वर्कर्स हैं उनको रवांडा के अंदर में वापस से सेंड किया जाए, असाइलम जो सीकर्स हैं उनको रवांडा के अंदर में वापस से सेंड किया जाए। तो स्टूडेंट्स यूएन का जो ह्यूमन राइट जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा भी कंडेम किया गया है यूके के इस प्लान को। वहाँ के कोर्ट का भी एक जजमेंट था रवांडा के अंदर डिपोर्टेशन के पर्सपेक्टिव से यूके का जो प्लान है उसी के रिगार्डिंग में, जिसको भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान के बारे में आपने रीड किया होगा काफ़ी बार। अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको एक न्यूरिस्तान नाम का जो जगह है वो देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। ये ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे न्यूरिस्तान नाम की जगह है। तो आप देखिए कि न्यूरिस्तान के अंदर में लैंडस्लाइड हुआ है, कुछ लोगों का डेथ हुआ, बर्फबारी हुआ, काफ़ी सारा स्नोफॉल हुआ। स्नोफॉल के अंदर में वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और अफगानिस्तान के अंदर कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ। कुछ दिन पहले हमने वहाँ पे वुमेन्स का जो सिचुएशन है उसके बारे में रीड किया था। पपुआ न्यू गिनिया नाम की जो जगह है, कहाँ पे है पपुआ न्यू गिनिया नाम का जो जन है, बेसिकली आप देखिए कि ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो पपुआ न्यू गिनिया है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे जो कौन सा सी है स्टूडेंट्स, अराफुरा सी है, यहाँ पे अराफुरा सी है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे जो पपुआ न्यू गिनिया का एरिया है वहाँ पे ट्राइबल लोगों में लड़ाई झगड़ा है वो देखने के लिए मिला है। रसिया के जो अपोजिशन के लीडर हैं जिनके द्वारा एलिट क्लास के द्वारा जो करप्शन कैरी आउट किया जाता है, अभी उनका रिसेंटली आर्कटिक के रीजन के अंदर उनका डेथ हुआ था एक जेल के अंदर में। उनकी जो विडो है, उनकी जो वाइफ है, उनके द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे नवेल्नी का जो बेसिकली जो एरियाज थे करप्शन का, जो वॉइस उनके द्वारा रेज की जाती थी रसिया के अंदर में, उनके द्वारा यहाँ पे जो वॉइस है उसको रेज किया जाएगा करप्शन के द्वारा, कि कंट्री के अंदर करप्शन किस तरीके से है, एलिट क्लास के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे जो मोर रिसोर्सेज है उनको यहाँ पे कैप्चर किया गया है या करप्शन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा कहा गया है कि अगर यहाँ पे
बेसिकली हमास के द्वारा जो होस्टेज हैं उनको रिलीज नहीं किया गया। तो रमज़ान का जो मंथ है, जो कि आपको बेसिकली इस्लाम के पर्सपेक्टिव से एक सेक्रेड मंथ आपको देखने के लिए मिलता है, तो उस दौरान में भी कंटिन्यूस जो फाइटिंग है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि हमास के द्वारा बेसिकली कुछ लोगों को वहाँ पे होस्टेज के रूप से कैप्चर किया गया था, और इजराइल के द्वारा आप देखिए कि काफ़ी सारे जो कोवेट ऑपरेशंस हैं उनको चलाया गया है, काफ़ी सारा जो वॉरफेयर का जो टेक्निक्स है उनको चलाया गया, जिसमें सिविलियन पॉपुलेशन का 24,000 के आसपास डेथ हुआ है। बट होस्टेज को रिलीज है वो नहीं करवाया गया है इजराइल के द्वारा। कुछ होस्टेज रिलीज होने वाले थे स्टूडेंट्स, 5 होस्टेज थे वहाँ पे इजराइल की फोर्सेज के द्वारा, उनको भी वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एक बेसिकली फोई का जो सिचुएशन है उसके अंदर में सपोज किया गया कि ये हमास के ही कोई एक्टिविस्ट हैं, इसके रिगार्डिंग में स्पेशल जो ऑपरेशंस हैं उसके अंदर में इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं, इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं आपको एक स्प्लिट ऑफ सेकंड के अंदर में इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर फायर कर दिया गया तो आप देखिए वो डेथ है, नहीं फायर किया गया तो हो सकता है कि वो यहाँ पे हमास के ही द्वारा सेंड किए। काफ़ी कुछ ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पैलेस्टाइन के द्वारा कहा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में कि अपार्थाइड का जो एक्टिविटी है, कंटिन्यूस जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है वो कैरी आउट किया गया है इजराइल के द्वारा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वहाँ पे अक्यूज्ड माना गया है इजराइल को। आप देखिए कि साउथ अफ्रीका के द्वारा पेटिशन को ही फाइल किया गया था, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट का वायलेशन है उसके रिगार्डिंग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वहाँ पे कहाँ पे ये सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, क्या जिनेवा के अंदर सिचुएटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो भी वहीं पे ही सिचुएटेड है। और इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो ब्रिक्स की ये कंट्रीज का एक मीटिंग हुआ था, जो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उनका एक मीटिंग हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर में, और उस दौरान में आप देखिए कि रसिया के जो पॉलिटिकल हेड हैं वो विजिट के लिए नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा माना गया था कि साउथ अफ्रीका के द्वारा उनको अरेस्ट है वो किया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो सॉरी इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके वो मेंबर हैं। इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो मेंबर है वो नहीं है, जिसको कि 2002 के समय में उसी कंट्री के अंदर में उसी सिटी के अंदर सिचुएटेड किया गया है। उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, आपके लिए होमवर्क है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में रेड सी के अंदर जो मिशन है उसको, क्योंकि यूएस का जो शिप है उसके ऊपर कंटिन्यूस अटैक है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि यूएस एंड यूके के द्वारा एक अलायंस है उसको भी बनाया गया था रेड सी के एरिया के अंदर जो होती रिवेलियंस है उनको डील करने के रिगार्डिंग में, कंटिन्यूस जो ऑपरेशन है उनको चलाया जाएगा। रेड सी के अंदर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर किया जाएगा। क्या इंडिया के द्वारा उस ग्रुप को ज्वाइन किया गया था स्टूडेंट्स? इंडिया के द्वारा उस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया गया था। क्या हमारे वहाँ पे जो अफ्रीकन जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, जो अरेबियन कंट्रीज है, क्या उनके द्वारा ज्वाइन किया गया था? उनके द्वारा भी नहीं ज्वाइन किया गया। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ये जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अगर सिक्योर होता है रेड सी के अंदर में, सबसे ज़्यादा फायदा किसको रहेगा? इजिप्ट को, क्योंकि इजिप्ट को बेसिकली स्वेज कैनाल के ऊपर उनका इकोनॉमी डिपेंड है। स्वेज कैनाल के थ्रू यहाँ पे जो ट्रेड है वो देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि इजिप्ट के द्वारा भी वहाँ पे उस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया गया है, जो बेसिकली यहाँ पे रेड सी के अंदर में होती रिबेलियंस को काउंटर करने के पर्सपेक्टिव था। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।